हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार एस ऑफिशियल में। मैं हूं आलोक सिंह आतिश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं मॉलिक्यूलर वेट के दूसरे पार्ट की। जी हां दोस्तों, इससे पीछे के वीडियो सेशन में हम लोगों ने मॉलिक्यूलर वेट से संबंधित थियोरिटिकल कंसेप्ट को समझा था। आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग उससे संबंधित प्रॉब्लम क्वेश्चन की बात करेंगे जो कि आपके प्रीवियस रेलवे एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपने आज की सेशन की और चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो पहला क्वेश्चन है H2SO4 का आणविक द्रव्यमान डैश है। आपका ऑप्शन दिया हुआ है 98U, आपका ऑप्शन बी दिया हुआ है 49U, ऑप्शन सी दिया हुआ है 96U और ऑप्शन डी दिया हुआ है आपको 97U। और आपसे पूछा है कि H2SO4 का आणविक द्रव्यमान क्या होगा, मतलब क्या कि मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा। दोस्तों ये क्वेश्चन आपके ग्रुप डी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है और जब मैं आपको थ्योरी करा रहा था, मॉलिक्यूलर वेट का थ्योरी पोर्शन करा रहा था, वहाँ पे मैंने इसी क्वेश्चन का एग्जाम्पल देकर के आपको समझाया था कि जब भी आपको किसी भी यौगिक का अनुभार निकालने के लिए बोले तो आप क्या करेंगे कि उस यौगिक में जितने भी परमाणु हैं तो उस परमाणु का जो परमाणु भार है उन सबको एक साथ जोड़ देंगे तो आपको उस यौगिक का अनुभार निकल जाएगा। आप कहेंगे सर कैसे निकलेगा। यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन है उसमें H2SO4 दिया हुआ है और ध्यान में रखेंगे कि सर अनुभार जो है, मॉलिक्यूलर वेट जो है, ये किसका निकलता है, तो सर ये अणु का निकलता है। किसका निकलता है? अणु का निकलता है। और यहाँ पे क्या है कि H2SO4 यौगिक है। H2SO4 क्या है? यौगिक है। तो जाहिर सी बात है कि हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? H2SO4 के अणु की बात कर रहे हैं, हाइड्रोजन सल्फेट के अणु की बात कर रहे हैं। अब हमको ये देखना है कि हाइड्रोजन सल्फेट में कौन कौन से परमाणु हैं। तो आप कहेंगे सर हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं, सल्फर के 1 परमाणु हैं और ऑक्सीजन के 4 परमाणु हैं। अब हमको निकालना क्या है सर? तो इसका हमको अनुभार निकालना है। क्या निकालना है? अनुभार। तो मित्रों आप सबों को पता है कि हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है? 1 होता है। लेकिन यहाँ पे H2SO4 में हाइड्रोजन कितना है? आप कहेंगे सर 2 है। तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं? 1 × 2 अनुभार इक्वल टू क्या होता है? तो यौगिक में जितने भी परमाणु होते हैं उन सब का परमाणु भार का योग क्या कहलाता है? अनुभार कहलाता है। तो हाइड्रोजन के यहाँ पे 2 परमाणु हैं। हाइड्रोजन की 1 परमाणु का द्रव्यमान 1 होता है, तो 2 परमाणु का द्रव्यमान 1 × 2 हो जाएगा। यहाँ पे सल्फर के 1 परमाणु हैं और आपको पता है कि सल्फर के 1 परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है? तो आप कहेंगे सर 32 होता है। तो यहाँ पे हम 32 लिखेंगे। सर यहाँ पे आपका दिया हुआ है ऑक्सीजन का 4 परमाणु। मेरे मित्र आपको पता है कि ऑक्सीजन की 1 परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है? 16 ग्राम होता है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन का 4 परमाणु कह रहा है, तो 16 गुना क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। मतलब क्या कि 64 ग्राम हो जाएगा। चलिए अब इसको जोड़ दीजिए। 1 2 जा क्या हो जाएगा? तो सर 2 हो जाएगा। 2 और प्लस 32 प्लस 64, इसको जब हम जोड़ेंगे तो आपका 2 और 2 4 और 4 कितना हो जाएगा? 8 और 6 और 3 कितना हो गया? 9। तो आपका कितना हो जाएगा? तो सर 98 यूनिट हो जाएगा। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि ये जो U है ये कहाँ से आया है? तो AMU से आया है। इसको हम लोग एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं। क्या कहते हैं सर? एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा है कि हाइड्रोजन सल्फेट का यानी कि H2SO4 का आणविक द्रव्यमान क्या होगा, तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए 98 यूनिट। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए 98 यूनिट। कैसे निकालेंगे मैंने थ्योरी वाले पार्ट में भी बताया और अभी करके भी बताया। उम्मीद है कि अब आपको इस तरह का कोई भी सवाल पूछा जाएगा तो उसका जवाब आसानी से दे सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, क्या पूछा है आपसे? आपसे पूछा है नाइट्रोजन के 0.6 अणु का द्रव्यमान क्या होगा। आपका ऑप्शन दिया है 0.163 ग्राम, 168 ग्राम, मतलब 168 ग्राम। ऑप्शन सी दिया है 1.68 ग्राम, ऑप्शन डी दिया है 16.8 ग्राम। आप लोग कैसे बनाएंगे इसको? आप कहेंगे सर बड़ा ही सिंपल है। एक नाइट्रोजन का द्रव्यमान कितना होता है? तो कहेंगे सर 14 ग्राम होता है। तो 14 को 0.6 से हम क्या करेंगे? गुना कर देंगे। गलत हो जाएगा क्योंकि क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि नाइट्रोजन के 0.6 अणु का द्रव्यमान क्या होगा। बस आपको यही छोटा छोटा बात याद रखना है एग्जाम हॉल में कि यहाँ पे क्या पूछा है कि नाइट्रोजन के 0.6 अणु का द्रव्यमान है। तो मेरे मित्र आप सबों को पता है क्या कि अगर सिंगल नाइट्रोजन परमाणु रहता है तो इसका परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 14 होता है।
कितना होता है सर? 14 होता है। यहाँ पे कह रहा है कि नाइट्रोजन अणु, मतलब क्या कि नाइट्रोजन के 2 परमाणु, इस N2 की बात किया जा रहा है क्वेश्चन में, ना कि इसकी बात किया जा रहा है। तो कभी भी आप 14 ग्राम परमाणु द्रव्यमान लेकर के क्वेश्चन को नहीं बनाएंगे जब क्वेश्चन में अणु दिया हुआ रहेगा। अणु दे दिया है मतलब नाइट्रोजन के ये अणु हैं, N2 अणु हैं, और आपको पता है कि नाइट्रोजन के एक परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है, तो आप कहेंगे सर नाइट्रोजन के तो एक परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है? 14 होता है। कितना होता है? 14। क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन के अणु की बात कर रहा है तो हम यहाँ पे N2 का आणविक द्रव्यमान लेंगे। तो भाई नाइट्रोजन अणु का द्रव्यमान कितना होगा? तो आप कहिएगा सर इसमें 2 गो नाइट्रोजन है, तो 14 गुना 2 कर देंगे तो 2 गो नाइट्रोजन परमाणु का द्रव्यमान कितना हो गया? 28 ग्राम हो गया। अच्छा देखिए, जब 2 गो नाइट्रोजन परमाणु है, 2 परमाणु आपस में जुड़ जाता है तो क्या बनता है? अणु। तो आप कह सकते हैं कि N2 के, मतलब क्या कि N2 के एक अणु का द्रव्यमान कितना है सर? N2 के एक अणु का द्रव्यमान कितना है? तो आप कहिएगा कि सर 28 ग्राम। कितना है? 28 ग्राम है। आपसे क्या पूछा है? 0.6 अणु का द्रव्यमान कितना होगा। तो जब आपको पता है कि नाइट्रोजन के एक अणु का द्रव्यमान 28 ग्राम है तो 0.6 क्या होगा? गुना ना कर देंगे, हम यहाँ पे लिख देंगे कि इसीलिए N2 के 0.6 अणु का द्रव्यमान, 0.6 अणु का द्रव्यमान इक्वल टू क्या हो जाएगा? भैया एक अणु के द्रव्यमान कितना है? 28 ग्राम। हमको निकालना कितना है? 0.6 अणु का, तो 0.6 इसको गुना कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से पॉइंट हटा दीजिए, नीचे आपका 10 आ जाएगा। अब आप इसको कैंसिल कर सकते हैं क्या? 14 दूना 28 और 2 पंचे आपका 10, 14 छाके क्या हो गया सर? 84/5। 84 में आप 5 से डिवाइड कर दीजिए, कहिएगा 5 एकम 5 होगा, 8 में से 5 गया 3, 5 छाके 30 हो जाएगा सर, 4 बचेगा, पॉइंट यहाँ पे डालेंगे तो 0 आ जाएगा, 5 8 40 हो जाएगा। मतलब क्या कि ये हो जाएगा सर 16.8, और हमारे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? तो सर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप इस चीज़ को समझ पाए होंगे। बस क्वेश्चन में ध्यान रखना है कि कहाँ पे अणु बोला जा रहा है और कहाँ पे परमाणु बोला जा रहा है। कॉस से कचिया ना समझ लेना है कि थोड़ा सा देखना है और उड़ जाना है हवाई जहाज लेकर के, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। जब भी परमाणु और अणु की बात करा जाए तो वहाँ पे देख लेंगे कि किसके अणु की बात करा जा रहा है और किसके परमाणु की बात करा जा रहा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 3, आपसे क्या पूछा है? CO2 के सापेक्ष आणविक द्रव्यमान की गणना करें। आपसे पूछा जा रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड का सापेक्ष आणविक द्रव्यमान की गणना करें। यहाँ पे सापेक्ष देख करके आप लोग घबरा गए होंगे, कुछ नहीं है इसका मीनिंग। सीधे CO2 का हमको कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर वेट निकाल देना है, आणविक द्रव्यमान निकाल देना है, जैसे हम लोग निकालते हैं उसके परमाणु के भार का योग करके। आप कहेंगे सर कैसे? तो देखिए आपका यहाँ पे यौगिक दिया हुआ है क्या? कार्बन डाइऑक्साइड CO2 दिया हुआ है। अच्छा आप क्या कहेंगे कि सर इस कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन के एक अणु हैं। कार्बन के कितने अणु हैं सर? एक अणु है। और ऑक्सीजन के कितने हैं सर? कार्बन के एक परमाणु है और ऑक्सीजन के 2 परमाणु है। मतलब ऑक्सीजन अणु के रूप में है, कार्बन क्या है? परमाणु के रूप में। मेरे मित्र आपको पता है कि कार्बन के एक परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है? तो आप कहते हैं सर 12 ग्राम। ऑक्सीजन के एक परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है? तो आप कहते हैं सर 16 ग्राम। देखिए यहाँ पे कार्बन का एक ही परमाणु है तो यहाँ पे हम 12 ही रखेंगे। क्या रखेंगे? 12 ही रखेंगे, प्लस ऑक्सीजन का जितना परमाणु भार होगा उसको जोड़ना होगा। तो चूंकि कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन 2 मॉलिक्यूल्स हैं और ऑक्सीजन के एक परमाणु का द्रव्यमान कितना है सर? 16। तो यहाँ पे 2 परमाणु है तो 16 गुना 2 कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर 32। तो यहाँ पे हम 12 प्लस 32 कर देंगे, कितना हो जाएगा? 44 यूनिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 44 यूनिट। अच्छा इसको 4 मत समझ लीजिएगा, इसको यूनिट समझिएगा, ठीक है। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर बी हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों इस टाइप के सवाल मैं आपको इसलिए करवा रहा हूँ कि आपके जितने भी एग्जाम हुए हैं, चाहे वो रेलवे का हो या फिर SSC का हो, ये सब क्वेश्चन लगातार रिपीट करके पूछे जाते हैं। और मेरे ख्याल से अगर आप इन सारे क्वेश्चन को क्लासरूम मटेरियल के रूप में कर लेते हैं तो फिर आपको रिविजन के तौर पर इन सब चीज़ों को देखने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि एग्जामिनर आपको इसी से मिलता जुलता आगे का क्वेश्चन भी सेट करता है। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है
सोडियम कार्बोनेट का आणविक द्रव्यमान क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछ रहा है कि सोडियम कार्बोनेट का आणविक द्रव्यमान डैश होता है। अब देखिए, अभी से जो आपने पीछे 2 क्वेश्चन को सॉल्व करा उसमें क्या था कि आपके यौगिक का फॉर्मूला दिया हुआ था। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की बात करा आपने H2SO4 की बात करा, तो यहाँ पे क्या था कि यहाँ पे आपको सीधे सीधे फॉर्मूला दे दिया गया था और तब आपसे क्या पूछ रहा था कि इसका अनुभार क्या होगा। तब तो बड़ा ही आसान था क्योंकि इसमें पता था कि कौन कौन है क्या क्या है। लेकिन जब आपको इस टाइप के यौगिक का नाम सिर्फ दे दिया जाता है, जैसे कि आपको यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट दे दिया, सोडियम बाइकार्बोनेट दे देता, या फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पूछ देता, इस तरह से जब पूछ देता तब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो मेरे मित्र इसका कोई उपाय नहीं है। केमिस्ट्री के कुछ बहुत ही पॉपुलर और जनरल फार्मूला हैं जिसको आपको याद रखना चाहिए। जैसे कि आपका साधारण नमक का हो गया, सोडियम कार्बोनेट का हो गया जिसको हम लोग Na2CO3 कहते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 कहते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2 कहते हैं हम लोग। इसके बाद आपका कार्बन मोनोऑक्साइड CO कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 कहते हैं, वाटर H2O, भारी जल आपका D2O। तो ये सब कुछ आपके कॉमन फार्मूला हैं जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो मेरे ख्याल से आप हर स्टूडेंट के पास में इस फार्मूला का एक शॉर्ट नोट जरूर होना चाहिए ताकि आप उसको बार बार रिवीजन करते रहे और आपके एग्जाम में वो एक आपका एक्स फैक्टर के रूप में काम आए, क्योंकि ये बहुत ही कॉमन सा चीज़ है। और मित्रों, आपने कई बार नाम सुना होगा कि सर सोडियम कार्बोनेट हम लोग किसको बोलते हैं, तो Na2CO3 को क्या बोलते हैं, सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सोडियम कार्बोनेट। अगर यहाँ पे सोडियम बाइकार्बोनेट पूछ देता तो क्या कहते, तो सीधे कहते सर NaHCO3, ये सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला होता है। तो देखिए आपसे क्या पूछा है कि सोडियम कार्बोनेट का आणविक द्रव्यमान क्या होगा। अब आपको फॉर्मूला मालूम हो गया तो आप कहेंगे सर आणविक द्रव्यमान भी आसानी से आ जाएगा। तो क्या होगा इसका आंसर। मेरे मित्र, आप यहाँ पे देख रहे हैं कि सोडियम के 2 परमाणु हैं। सोडियम के कितने परमाणु हैं, 2 परमाणु हैं। कार्बन के कितने हैं, 1 परमाणु है। ऑक्सीजन के कितने हैं सर, 3 परमाणु हैं। अब हमको इसका निकालना क्या है, आणविक द्रव्यमान निकालना है। तो सब अणु का जितना अनुभार होगा उसको एक जगह टोटल कर दीजिए। तो आप कहते हैं सर सोडियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 1 परमाणु का द्रव्यमान 23 होता है, कार्बन के 1 परमाणु का द्रव्यमान 12 होता है, ऑक्सीजन के 1 परमाणु का द्रव्यमान 16 होता है। तो चूंकि यहाँ पे 2 परमाणु हैं सोडियम का, तो 23 गुना क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो आप कहेंगे 23 गुना 2 होगा तो सर 46 हो जाएगा। कार्बन के 1 परमाणु हैं तो 12 हो जाएगा यहाँ पे सर। और आपका ऑक्सीजन के कितने, 1 परमाणु का द्रव्यमान कितना है, 16, और यहाँ पे हैं कितने, 3 परमाणु, तो 16 तिया कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। बताइए, कंसेप्ट अगर आपको मालूम रहता है तो इन सब क्वेश्चन को आपको करने में कोई टाइम ही नहीं लगेगा। 6 2 8 और 8 कितना हो गया, 16, और 4 1 5 4 9 1 कितना हो गया आपका, 10। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा है कि सोडियम कार्बोनेट का आणविक द्रव्यमान क्या होता है, तो आप क्या कहेंगे सर, ऑप्शन नंबर बी 106 यूनिट। कितना सर, ऑप्शन नंबर बी 106 यूनिट। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, आपसे क्या पूछ रहा है कि CaO का सूत्र इकाई द्रव्यमान, फॉर्मूला यूनिट मास डैश है। ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको मॉलिक्यूलर वेट के थ्योरी वाले सेक्शन में बताया था कि आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जहाँ पे आपको क्या लिखा हुआ मिलेगा कि इस यौगिक का सूत्र इकाई द्रव्यमान बताएं या फार्मूला यूनिट मास बताएं। तो आपको मैंने क्या कंसेप्ट बताया था कि सर इस फार्मूला यूनिट मास से आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, सूत्र इकाई द्रव्यमान से आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि ये भी कैसे निकलता है, तो जिस तरह हम लोग क्या निकालते हैं, अनुभार निकालते हैं, आणविक द्रव्यमान निकालते हैं किसी भी यौगिक का, ठीक उसी तरह से क्या निकलता है सर, फार्मूला यूनिट मास भी निकलता है। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या कहते हैं, बस एक फ़र्क कहते हैं। हम लोग क्या कहते हैं कि सर किसी यौगिक का अनुभार निकलता है। किसका सर, किसी यौगिक का क्या निकलता है, अनुभार निकलता है। चाहे आपका वो यौगिक कोई भी हो क्यों ना हो, चाहे वो आपका कंपाउंड कोई भी कंपाउंड क्यों ना हो। लेकिन फार्मूला यूनिट मास के लिए हम लोग क्या करते हैं, फार्मूला यूनिट मास के लिए क्या कहते हैं सर, हम लोग क्या कहते हैं कि फार्मूला यूनिट मास जो है ये सिर्फ और सिर्फ किसका निकलता है, तो आयनिक यौगिक का निकलता है। किसका निकलता है सर, आयनिक यौगिक का निकलता है। मतलब क्या कि आयनिक कंपाउंड का क्या निकलता है, आयनिक कंपाउंड का क्या निकलता है सर,
फार्मूला यूनिट मास निकलता है। तो ध्यान में रखिएगा कि इसके पीछे आपका क्या कर दिया है, यौगिक के पीछे आयनिक लगा दिया है, और जो हम लोग अनुभार निकालते थे उस अनुभार को खत्म करके एक नया नाम फार्मूला यूनिट मास दे दिया है। तो हम लोग क्या कहते हैं कि किसी यौगिक के आणविक द्रव्यमान और उसका जो फार्मूला यूनिट मास होता है उसमें बस इतना का ही अंतर होता है कि अनुभार जो है वो सारे यौगिक का निकल जाता है, लेकिन फार्मूला यूनिट मास सूत्र इकाई द्रव्यमान जो है वो सिर्फ और सिर्फ आयनिक यौगिक का निकलता है, आयनिक कंपाउंड का निकलता है। आप कहेंगे कि हम ये आयनिक यौगिक ना समझ पाए, तो ऐसा यौगिक जिसका जो बाउंड है, जिसके जो अवयवी तत्व हैं वो क्या हो कि आयन बना करके एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, आयनिक यौगिक कहते हैं। तब आप कहिएगा कि सर यहाँ पे जो CaO है तो इसका मतलब ये कैल्शियम ऑक्साइड है। यस सर, ये कैल्शियम ऑक्साइड है, तो इसमें कौन सा आयन बन रहा है? तो मेरे मित्र आप सभी पढ़ते हैं क्या कि Ca2+ होता है, मतलब कैल्शियम पे 2+ चार्ज होता है और ऑक्सीजन पे 2- चार्ज होता है, और जब यही दोनों एक दूसरे के साथ जुटता है सर तो क्या बनाता है, CaO बनाता है। इसका मतलब ये हुआ कि कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो क्या है सर, आपका आयनिक कंपाउंड है, और इस आयनिक कंपाउंड का आपसे क्या पूछा है, फार्मूला यूनिट मास पूछा है। आप कहेंगे सर इसको निकालते कैसे हैं, तो जस्ट लाइक आणविक द्रव्यमान की तरह। कैसे? तो आप यहाँ पे देखिए कि CaO में, कैल्शियम ऑक्साइड में कैल्शियम के 1 परमाणु हैं और ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं सर, 1 परमाणु है। और आपको पता है कि कैल्शियम के 1 परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है, तो आप कहेंगे सर 40 होता है। कितना होता है? 40 होता है। और ऑक्सीजन के 1 परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है, तो आप कहेंगे सर 16 होता है। तो ऑक्सीजन के 1 परमाणु का द्रव्यमान कितना है, 16 है। हम कह रहे हैं कि फार्मूला यूनिट मास भी आणविक द्रव्यमान की तरह ही निकलता है। इसका मतलब इस दोनों परमाणु भार को हम क्या करें, जोड़ दें, 40 + 16 कर दें, तो मेरा क्या हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड का अनुभार निकल जाएगा। जी हाँ सर, तो 40 और 16 आप जोड़ेंगे तो कितना होगा, 56। मतलब क्या कि आपका जो क्वेश्चन पूछा है कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र इकाई द्रव्यमान फार्मूला यूनिट मास डैश है, तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर सी 56 ग्राम, 56 ग्राम। और ध्यान में रखेंगे कि फार्मूला यूनिट मास और आणविक द्रव्यमान दोनों एक ही तरीके से निकाला जाता है, बस हम लोग फार्मूला यूनिट मास उस यौगिक के लिए उपयोग करते हैं जिसमें उसके जो अवयवी तत्व होते हैं वो आयनिक बॉन्ड से बंधे हुए होते हैं, या सिंपल वे में कहेंगे कि फार्मूला यूनिट मास का उपयोग हम लोग सिर्फ और सिर्फ आयनिक यौगिक के लिए करते हैं, आयनिक कंपाउंड के लिए करते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 6, आपसे क्या पूछा है पोटेशियम परमैंगनेट में पोटेशियम का प्रतिशत ज्ञात करें। जबकि यहाँ पे आपको दे दिया है पोटेशियम का परमाणु द्रव्यमान कितना लेना, 39 लेना है, मैग्नीज का कितना लेना है सर 54, और ऑक्सीजन का कितना लेना है 16 लेना है। फिर यहाँ पे वही बात है कि आपको यौगिक का नाम दे दिया गया है, यौगिक का फार्मूला नहीं दिया है। और मैंने आपको क्या बताया अभी जस्ट कि थोड़ा बहुत फार्मूला को अपने माइंड में सेट रखने का कोशिश कीजिए। आपसे पूछा गया है पोटेशियम परमैंगनेट में पोटेशियम का प्रतिशत ज्ञात करें। मेरे मित्र पोटेशियम परमैंगनेट आप लोग बहुत बार याद कर चुके होंगे कि सर KMnO4 को हम लोग क्या कहते हैं, तो सर पोटेशियम परमैंगनेट कहते हैं। क्या? KMnO4 को क्या कहा जाता है, पोटेशियम परमैंगनेट कहा जाता है। हमसे पूछा क्या जा रहा है कि सर इस पोटेशियम परमैंगनेट में पोटेशियम का क्या प्रतिशत है, पोटेशियम परमैंगनेट में पोटेशियम का क्या प्रतिशत है। अब ये कैसे निकलेगा, तो सबसे पहले तो हमको क्या चाहिए कि पोटेशियम परमैंगनेट जो है पूरा, उसका टोटल द्रव्यमान कितना है, या आप कह सकते हो कि टोटल भार कितना है। तो आप कहेंगे सर इसका अनुभार निकालना लीजिए। तो हम पहले क्या करते हैं सर कि इस KMnO4 का अनुभार निकाल लेते हैं। इससे ये पता चल जाएगा कि पोटेशियम परमैंगनेट का एक अणु कितना भारी होता है। तो देखिए पोटेशियम का 1 परमाणु का द्रव्यमान कितना लेना है हमको, 39 लेना है। तो देखिए पोटेशियम यहाँ पे एक ही है, तो चलिए 39 हम कर दे रहे हैं यहाँ पे, अब प्लस लिख दे रहे हैं। मैग्नीज के 1 अणु का द्रव्यमान यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 54 दिया हुआ है, तो हम देखिए प्लस 54 कर देते हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन का 4 परमाणु है, आप लोग याद कर चुके होंगे। ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 16 होता है। 4 को यहाँ पर ऑक्सीजन है, तो 16 चौका 64 हो जाएगा। तब प्लस हम क्या कर देते हैं सर, 64 कर देते हैं। तो आप इसको जोड़िए, 9 4 13 4 17 हो गया।
6 5 11 3 14 1 15 हो गया। मतलब ये हुआ कि आपका जो पोटेशियम परमैंगनेट है उसके एक अणु का द्रव्यमान, उसके एक अणु का कुल द्रव्यमान कितना है, मतलब सब पोटेशियम भी, मैग्नीज भी, आपका ये क्या ऑक्सीजन भी, इन सब को मिला करके कितना है सर, तो 157 ग्राम है। अब आपसे पूछा है कि 157 ग्राम में पोटेशियम का एक परमाणु का द्रव्यमान कितना है, 39। तो आपसे ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि पोटेशियम का परसेंटेज कितना है। मतलब सीधे सीधे आप ऐसे समझिए कि आपसे ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि पोटेशियम का एक परमाणु का द्रव्यमान 39 होता है, पोटेशियम के एक परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है, 39 होता है। तो आपसे क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि पोटेशियम परमैंगनेट में पोटेशियम का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। पोटेशियम का टोटल अनुद्रव्यमान कितना है, 157, उसमें 39 कितना प्रतिशत होगा। भाई 157 है, इसमें पोटेशियम का आणविक द्रव्यमान लगा करके ना ये 157 है। तो आपके इस अनुभार में, यौगिक के इस अनुभार में पोटेशियम का जो अनुभार है 39, वो कितना प्रतिशत है। आप कहिएगा सर यही पूछा है, बड़ा आसान है। कैसे, तो 39 अब बटा क्या हो जाएगा, 157 गुना 100 हो जाएगा। मेरे मित्र जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये आपको 0.2484 के समथिंग में आएगा। ठीक है सर, तो ये आपका हो जाएगा 0.2484 गुना 100, तो लगभग में आपका ये आ जाएगा 24.84% आपका। और आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि पॉइंट के बाद 84 है तो क्वेश्चन में आपका पॉइंट के बाद नहीं लिया है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे इसको क्या करेंगे, लगभग में मानेंगे। आप में से बहुत सारे कहेंगे नहीं समझे, कोई बात नहीं। देखिए आपसे पूछा है पोटेशियम परमैंगनेट में पोटेशियम का प्रतिशत ज्ञात करें। तो भाई पोटेशियम परमैंगनेट का जितना अनुभार होगा उसमें पोटेशियम जो 39 ग्राम है, इसी का ना परसेंटेज हमसे पूछा जा रहा है। तो पोटेशियम परमैंगनेट का कुल अनुभार कितना है, तो 157 ग्राम। 157 ग्राम में पोटेशियम का कितना है द्रव्यमान, 39। तो आपसे पूछा है कि इस 157 का 39 कितना परसेंटेज है, इस 157 का 39 कितना परसेंटेज है। तो आप कैसे निकालते हैं प्रतिशत, तो आप कहेंगे सर जेकरा बारे में पूछा जा रहा है, मतलब क्या, मैंने आपको इसके लिए एक फॉर्मूला भी बताया था, क्या कि जिसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है, तो दिया गया परमाणु का द्रव्यमान, दिया गया परमाणु का द्रव्यमान अब बटा कुल अनुभार गुना 100। मैंने आपको ये फार्मूला बताया था। तो दिया गया परमाणु का द्रव्यमान, पोटेशियम का पूछ रहा है, तो पोटेशियम का परमाणु द्रव्यमान 39 ऊपर में रख दिए। कुल अनुभार किस यौगिक में पूछ रहा है, तो पोटेशियम परमैंगनेट में पूछ रहा है, तो पोटेशियम परमैंगनेट का अनुभार नीचे में रख दिए, गुना 100 से कर दिए। 39 और 157 को आप सॉल्व कर लीजिएगा घर में, या आप अभी पढ़ रहे हैं तो सॉल्व कर लीजिए। 0.2484 आएगा, गुना कीजिएगा तो 24% लगभग कहेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप इस चीज़ को सीख पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, ड्यूटेरियम की द्रव्यमान संख्या कितनी होती है। ये क्वेश्चन आपका एसएससी CHSL के एग्जाम में पूछा गया है, क्या कि ड्यूटेरियम की द्रव्यमान संख्या कितनी होती है। अब डेली लाइफ में क्या होता है कि हम लोग जब केमिस्ट्री पढ़ रहे होते हैं तो अब इन सब चीज़ों पे ध्यान ही नहीं देते हैं। जनरली हाइड्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, नाइट्रोजन ये सब करते रहते हैं, लेकिन अब पूछ दिया ड्यूटेरियम तो बहुत सारे स्टूडेंट को लगता है कि ड्यूटेरियम तो हम सुनबे ना किए हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि आपका जो हाइड्रोजन होता है तो इस हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं सर। समस्थानिक समझ रहे हैं ना, मैंने आपको बताया है क्या कि समस्थानिक वे होते हैं जिसकी परमाणु संख्या समान होती है किंतु द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है, और संभारिक वो होते हैं जिसकी द्रव्यमान संख्या क्या होती है, समान होती है, परंतु परमाणु संख्या क्या होती है, भिन्न होती है। उसको हम लोग क्या कहते हैं, संभारिक कहते हैं। तो आपका जो हाइड्रोजन है इसके 3 समस्थानिक हैं, 3 आइसोटॉप हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि सर हाइड्रोजन का जो 3 समस्थानिक होगा सबका परमाणु संख्या समान होगा, ऑब्वियसली समान होगा। और हम लोग इसको लिखते कैसे हैं सर, H11, और दूसरा को हम लोग लिखते हैं H12, और तीसरा को हम लोग लिखते हैं H13। और H11 को हम लोग क्या पढ़ते हैं, प्रोटियम पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं सर, प्रोटियम। और इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, ड्यूटोरियम पढ़ते हैं। और इसको क्या पढ़ते हैं, ट्राइटियम पढ़ते हैं। अभी देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि प्रोटियम के एक परमाणु का द्रव्यमान कितना होगा सर, 1, और परमाणु संख्या कितना, 1। नीचे वाला जो है वो क्या है, एटॉमिक नंबर है,
और ऊपर वाला जो है वो एटॉमिक वेट है, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा सर। तो प्रोटियम का परमाणु भार कितना, 1। अब समस्थानिक है तो तीनों का परमाणु संख्या तो समान ही होगा, एक एक ही होगा। अब देखिए इसका द्रव्यमान याद रखना जरूरी है। तो प्रोटियम का परमाणु भार कितना होगा, 1। ड्यूटेरियम का परमाणु भार कितना होगा, 2। ट्राइटियम का परमाणु भार कितना होगा, 3 होगा। तो आप क्या कह सकते हैं कि हाइड्रोजन के जो समस्थानिक हैं ड्यूटेरियम, हाइड्रोजन के जो समस्थानिक हैं ड्यूटेरियम, इसका परमाणु भार कितना होता है, तो सर ऑप्शन नंबर बी कितना होता है, 2 होता है। कितना होता है सर, ऑप्शन नंबर बी 2 होता है। आपसे अगर पूछ देता है एग्जाम में ट्राइटियम का परमाणु भार कितना होता है, तो आप क्या कहेंगे सर 3। अगर पूछ देता प्रोटियम का परमाणु भार कितना होता है, तो आप क्या कहेंगे सर 1। तो आप इस चीज़ को समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, क्या पूछा है आपसे, भारी जल का अनुभार क्या होगा। मेरे मित्र, आप सभी क्वेश्चन देख रहे होंगे कि आपको आपके एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं टकराया ज़रूर होगा। तो मेरा ये आप लोगों से एक सजेशन है कि आप इन सब क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस करेंगे, ताकि ये सारे चीज़ आपके माइंड में हमेशा सेट रहे, क्योंकि ये होती बहुत छोटी छोटी बात है, लेकिन परेशान आपको ज़्यादा करती है। आपसे क्वेश्चन पूछा है कि भारी जल का अनुभार क्या होगा। तो मेरे मित्र, आप सभी याद रखेंगे कि हैवी वाटर को हम लोग क्या बोलते हैं सर, ड्यूटेरियम ऑक्साइड बोलते हैं। हैवी वाटर किसको बोलते हैं, तो ड्यूटेरियम ऑक्साइड को बोलते हैं। और हम लोग क्या कहते हैं सर, इसका फार्मूला होता है D2O। क्या फार्मूला होता है, D2O। और इसको पढ़ते क्या है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड पढ़ते हैं। मेरे मित्र, आपसे पूछा है भारी जल का अनुभार क्या है, तो आपकी इस क्वेश्चन में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या था, भारी जल का क्या याद रखना, फार्मूला याद रखना। और ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है कि सर ड्यूटेरियम जो है इसका परमाणु भार कितना होता है। तो अभी मैंने आपको बताया कि हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक में से एक समस्थानिक आपका क्या है, ड्यूटेरियम है, जिसका परमाणु भार कितना होता है, 2 होता है। तो आप देखिए कि आपसे पूछा है भारी जल का अनुभार क्या होगा, तो ड्यूटेरियम के एक परमाणु का द्रव्यमान 2 होता है। यहाँ पे 2 परमाणु हैं, तो 2 और गुना 2 कितना हो गया, 4। और आप लोग जानते हैं ऑक्सीजन के एक परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है, 16। तो आप देखिए 2 दूना 4, अब प्लस क्या हो जाएगा 16 इक्वल टू कितना, 20। तो आपकी इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उम्मीद करते हैं इस चीज़ को आप समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपसे जो अगला सवाल पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 9, क्या पूछा गया है आपसे, कैल्शियम कार्बोनेट में कार्बन का प्रतिशत है। बहुत ही आसान सा सवाल, जो अभी मैंने आपको पोटेशियम परमैंगनेट वाला कंसेप्ट दिया है, सेम कंसेप्ट यहाँ पे भी लागू होगा। आपसे पूछा गया है कि कैल्शियम कार्बोनेट में कार्बन का प्रतिशत है। तो मेरे भाई यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट में क्या देख रहे हैं कि कैल्शियम के 1 परमाणु हैं, कार्बन के भी 1 परमाणु हैं, और ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं, 3 परमाणु हैं। मेरे मित्र, आप सभी को पता है कि कैल्शियम के 1 परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है, 40 ग्राम होता है। कार्बन के 1 परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है, 12 ग्राम होता है। ऑक्सीजन के 1 परमाणु का द्रव्यमान 16 होता है, लेकिन यहाँ पे कितना है, 3 है, तो 16 तिया कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। तो आप क्या कहेंगे, 8 2 10, 4 1 5, 4 9 1 10। आपका कैल्शियम कार्बोनेट का कुल अनुभार कितना हो गया, तो सर 100 ग्राम हो गया। कितना हो गया सर, 100 ग्राम हो गया। आपसे क्या पूछा है कि कैल्शियम कार्बोनेट में कार्बन का प्रतिशत डैश है। तो आप देखिए कि आपका 100 ग्राम क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है। और इस कैल्शियम कार्बोनेट में जो कार्बन का द्रव्यमान है वो कितना है, 12 ग्राम है। कितना है सर, 12 ग्राम, क्योंकि कार्बन के 1 ही परमाणु है और 1 परमाणु का द्रव्यमान कितना है सर, 12 ग्राम है। तो आपसे पूछा है 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट में, 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट में कार्बन 12 ग्राम है, तो कार्बन की प्रतिशतता कितनी होगी, बताइए। इससे आसान सवाल कोई हो सकता है। आप कहेंगे सर 12 अब बटा क्या हो जाएगा, 100 गुना 100, इस दोनों को कट करेंगे तो कितना हो गया आपका कि सर 12%। तो इसी देखने से ही लग जाता था कि 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट में उसमें 12 ग्राम क्या है सर, आपका कार्बन है। तो कार्बन कितना प्रतिशत है, 12 ग्राम। तो आपकी इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए मैंने आपको पीछे के सेशन में नहीं, पीछे के क्वेश्चन में इसके लिए फार्मूला भी बताया था कि जब भी आपसे पूछे कि किसी भी यौगिक में कोई भी उसका अवयवी तत्व हो, उसका प्रतिशत कितना होगा, तो जिस आपका परमाणु के बारे में प्रतिशत पूछा जाए तो आप दिया गया परमाणु का भार, दिया गया परमाणु का भार, तो यहाँ पे दिया गया परमाणु का क्या है सर, तो जिसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है, दिया गया परमाणु का भार
परमाणु का भार बटा कुल अनुभार किसका, जिस यौगिक में पूछा जा रहा है उस यौगिक का कुल अनुभार गुना 100। अगर आप ऐसे आपको इस फॉर्मूला के रूप में याद रहता है तो और भी ज़्यादा बेटर है, ना याद रहता है तो ऐसे आप बना ही सकते हैं। देखिए ऐसे अभी आप इस फॉर्मूला के आधार पे क्या कह सकते हैं कि सर हमसे पूछा जा रहा है कि कैल्शियम कार्बोनेट में कार्बन का प्रतिशत है, तो भाई कैल्शियम कार्बोनेट में कार्बन कितना ग्राम है, तो आप कहेंगे सर 12 ग्राम। तो दिया गया परमाणु का द्रव्यमान कितना है 12। अच्छा कैल्शियम कार्बोनेट का कुल अनुभार कितना है, तो सर कुल अनुभार 12/100, हमको प्रतिशत निकालना है तो 100 से गुना कर दिए। तो इस चीज़ को यहाँ पे न लिख के किए, इसको यहाँ पे लिख के किए तो बतवा बराबरे है। उम्मीद करते हैं आप दोनों ही चीज़ को समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, क्या पूछा है आपसे, कैल्शियम फॉस्फेट Ce3PO4 होल 2, जहाँ पे कैल्शियम का परमाणु भार 40 है, फास्फोरस का परमाणु भार 31 है, ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 है, में फास्फोरस की प्रतिशतता ज्ञात करें। फास्फोरस की परसेंटेज क्या होगी, ये चीज़ आपको निकालना है। आप कहेंगे सर ये कैसे बनेगा, बड़ा ही आसान से, जितना आपने पीछे एग्जाम्पल देखा है उसी पे ये भी आपका आधारित है। सबसे पहला चीज़ हमको क्या करना होगा, तो सर कैल्शियम फॉस्फेट का अनुभार निकालना होगा, उसके बाद फास्फोरस की परसेंटेज अपने आप निकल जाएगी। आप कहेंगे सर कैसे निकालेंगे, तो Ce3PO4 होल 2 यहाँ पे दिया हुआ है आपको फार्मूला। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि कैल्शियम के कितने परमाणु हैं, तो आप कहेंगे सर 3 परमाणु हैं। अच्छा यहाँ पे देखिए कि PO4 का होल 2 है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि फास्फोरस के 2 मॉलिक्यूल्स और ऑक्सीजन के 8 मॉलिक्यूल्स। जब हम ब्रैकेट हटा देंगे तो यस सर यही होगा, तो हम यहाँ पे ब्रैकेट हटा देते हैं। तो आप क्या कहेंगे कि सर PO4 का होल 2 है, मतलब ये पूरा का होल 2 है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि फास्फोरस के 2 मॉलिक्यूल्स हैं। और ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा, तो सर कहिएगा ऑक्सीजन का 4 इसके ब्रैकेट में है और 2 इसको और लेना है, तो 4 दूना क्या हो जाएगा 8। क्योंकि ब्रैकेट के बाद यहाँ पे जो 2 रहता है उसका मतलब क्या होता है सर, दोनों के लिए ये यूज़ होता है। किसके लिए सर, तो इसके गुणांक के रूप में उपयोग किया जाता है। तो ऑक्सीजन का यहाँ पे 4 है, तो हम कह रहे हैं PO4 होल 2, तो मतलब क्या हो गया कि सर ऑक्सीजन का 8 परमाणु यहाँ पे है, 4 ब्रैकेट में और 2 से इसको गुना करना है, तो ये कितना हो गया आपका 4 दूना 8। अब देखिए कि कैल्शियम के एक परमाणु का द्रव्यमान आपको कितना दिया हुआ है 40, तो ये हो गया 40 गुना 3 कितना सर 120। अब देखिए फास्फोरस का एक परमाणु का द्रव्यमान कितना दिया हुआ है 31, यहाँ पे हो कितना रहा है सर, कितना परमाणु है, तो 2 परमाणु है, तो 31 गुना 2 कितना हो जाएगा 62 हो जाएगा। अब यहाँ पे ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं सर 8, लेकिन इसके एक परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है 16, तो 16 गुना 8 कितना हो जाएगा 16 8 28 से 128। ठीक है, 8 और 2 कितना हो जाएगा सर 10 हो जाएगा, 6 2 8 और 2 कितना हो जाएगा सर 10, और यहाँ पे एक कैरी बचेगा तो वो आपका 10 1 11 हो गया, और 1 और 1 2 और 2 1 3 आपका कैल्शियम फॉस्फेट का कुल अनुभार कितना निकल गया, तो सर 310। आपसे क्या पूछा है कि 310 ग्राम कैल्शियम फॉस्फेट में फास्फोरस की क्या परसेंटेज है, फास्फोरस की क्या प्रतिशतता है, जबकि आपका इस यौगिक में फास्फोरस कितना ग्राम है, तो 62 ग्राम है। कितना ग्राम है सर 62 ग्राम। क्यों, क्योंकि हम PO4 होल 2 कह रहे हैं, तो फास्फोरस का 2 मॉलिक्यूल्स और ऑक्सीजन का 8 मॉलिक्यूल्स हो जाएगा, तो कुछ न करना है। हम देख रहे हैं कि हमसे पूछा जा रहा है फास्फोरस की क्या प्रतिशतता है, तो आपको मैंने पीछे के सेशन में जो फार्मूला बताया, पूछे गए परमाणु का भार उस यौगिक में कितना है, तो आप कहेंगे सर फास्फोरस पूछा गया है और इसका परमाणु भार कैल्शियम फॉस्फेट में 62 ग्राम है। और आपसे ये आपको फिर मैंने बताया था कि नीचे आपको क्या करना है, तो जो आपका यौगिक है उसका कुल अनुभार लिखना है, तो क्या हो जाएगा 62/310 गुना इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देना है सर, तो E0 और E0 कैंसिल हो जाएगा, 31 दूना क्या हो जाएगा 62, 10 दूना क्या हो जाएगा 20%। मतलब आप क्या कह सकते हैं कि सर कैल्शियम फॉस्फेट में जहां कैल्शियम 40 है, फास्फोरस 31 है, ऑक्सीजन 16 है, में फास्फोरस की जो प्रतिशतता होगी वो कितनी होगी, तो सर ऑप्शन नंबर बी होगी। कितनी होगी सर, ऑप्शन नंबर बी होगी 20%। दोस्तों उम्मीद करते हैं यहाँ तक के सारे प्रश्नों को आप आसानी से समझ पाए होंगे। अब आपसे मॉलिक्यूलर वेट से संबंधित किसी भी प्रकार का प्रश्न पूछा जाए तो उसका जवाब आसानी से दे सकते हैं।
उम्मीद ये भी करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि इस तरह के एग्जाम रिलेवेंट वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप उसका भरपूर फ़ायदा उठा पाए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।